पीएम मोदी ने 100वीं बार की मन की बात लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों से दूर नहीं होने देता मन की बात का कार्यक्रम। सीएम धामी ने नैनीताल में सुनी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नेताओं की लगाई थी ड्यूटी। कई बूथों में हुई सजीव प्रसारण। देहरादून अनूप मलिक बन सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनूप मलिक। वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक का नाम सबसे आगे। मौसम खराब होने के कारण केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर रोक। तीर्थयात्रियों को अब 3 मई तक करना होगा इंतजार। शासन ने लिया अहम फैसला। मौसम विभाग का खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक बारिश की चेतावनी। 2 और 3 मई तक ओला और भारी बारिश का अलर्ट। कोरोना संक्रमण में 10% की दर से इजाफा। सक्रिय मरीजों की संख्या 301। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम को सुना। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने मन की बात को लेकर, सुनाते हैं आपको। इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का भी काम किया है। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण सुनने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में 180 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित सभी अखाड़ा के महंत और साधु संतों ने उपस्थित होकर मन की बात सुनी और अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साधु संतों को साधते नजर आए, क्योंकि साधु संतों द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से सभी राजनीतिक पार्टियों से मांग की थी कि इस बार संत को टिकट दिया जाए। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में देश के प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है जो आज तक कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी। और हिमालय में स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसमें हिमालय के लोग कम हैं और बाहर से आए हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। साथ ही देश में स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया, वह अनुकरणीय है। मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं, लेकिन मन की 100वें एपिसोड जो सारे विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व के रिकॉर्ड में इसलिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है कि ये वाले है। आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है और आज कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, जैसे हिमालय में जो स्वच्छता अभियान है, जो लोग हिमालय में रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व कम हैं। बाहर के राज्यों के आए हुए लोगों ने इस अभियान को चलाया है और देश में जो हथकरघा विभाग
या जो स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया उनके द्वारा, वो वाकई में ही अनुकरणीय है। और हम सब साधु संतों ने, सभी संप्रदाय के संतों ने आकर के आदरणीय हमारे सांसद जी को खूब आशीर्वाद दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन हो गया है। उत्तराखंड, आपको बता दें, उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक का विमोचन देहरादून के निजी होटल में हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम ने पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात दी है। बलूनी की पहल पर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में बनेगा देश का पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम के साथ ही साथ प्लेनेटोरियम का भी होगा। इस दौरान इन दोनों संस्थानों के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसे वह अपनी सांसद निधि व अन्य संस्थाओं की मदद से जुटाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें प्रसारण को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए भाजपा पदाधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को 100वें प्रसारण को देखने का आह्वान किया। मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात से देश के साथ ही विदेशों में भी व्यापक असर पड़ा है। कहा कि प्रधानमंत्री ने समसामयिक विषयों पर चर्चा कर हर मुद्दे को उठाया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने और कुछ अलग करने की अपने कार्यक्रम में बात कर उनकी सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई अभियान की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां प्रसारण ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसे सभी वर्गों को देखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के बहुत सामयिक विषयों पे वो देश की जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और उनकी अप्रोच में केंद्र में ये रहता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिवार बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम एक ग्लोबल प्रोग्राम बन गया है। बात अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात दी है। बलूनी की पहल पर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में बनेगा देश का पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम के साथ ही साथ प्लेनेटेरियम का भी उद्घाटन होगा। इन दोनों संस्थानों के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसे वह अपनी सांसद निधि व अन्य संस्थाओं की मदद से जुटाएंगे। वहीं उन्होंने 4 करोड़ 61 लाख रुपए की प्रारंभिक राशि अपनी सांसद निधि से जारी कर दी है। सभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। माउंटेन म्यूजियम के लिए है। माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लेनेटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं, इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पर स्टैब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किए जाने की तरफ एक कदम होगा। और चूंकि माउंटेन म्यूजियम
हमारे देश का संभवतः पहला माउंटेन म्यूजियम होगा और इसके साथ में प्लानिटेरियम भी होने से यहाँ खगोल विज्ञान के जिज्ञासुओं प्लस जो भी आपके माउंटेनियरिंग या माउंटेन्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक नया अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा और फर्दर भी इसमें कई और चीज़ें ऐड करते हुए इसे बेटर तरीके से डेवलप किए जाने पर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर श्रीनगर से है। इन दिनों पौड़ी जनपद के विभिन्न इलाकों में गुलदार का खौफ व्याप्त है। ताजा मामला भरसार वनकी विश्वविद्यालय से सामने आया है, जहां बीते देर रात एक गुलदार विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाई दिया, जिसका वीडियो कार से जा रहे टीचरों ने बना लिया। वहीं गुलदार की धमक से लोग खौफजदा हैं, जबकि पूर्व में भी गुलदार कई क्षेत्रों में दिखाई दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में गुलदार दिखाई देने पर टीचरों ने छात्रों को सतर्क रहने को कहा। बंद कर गाड़ी। बात अगली खबर के उत्तराखंड के हल्द्वानी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक झोपड़ी में आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान व झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गौलापार कुंवरपुर के ग्राम तारन वार्ड लक्षमपुर के रहने वाले प्रताप चंद्र पुत्र स्वर्गीय दिलीप चंद्र की झोपड़ी में रविवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें झोपड़ी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया तथा एक स्कूटी भी जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खबर चमोली से है, जहां बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे चमोली के पास चट्टान टूटने से चांडा बंद हो गया। आपको बता दें, सड़क खुलने तक पुलिस ने बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों के बड़े वाहनों को नंदप्रयाग और बिरही में रोका गया है। छोटे वाहनों की वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कराई जा रही है। सड़क खोलने का कार्य जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका के सफाई नायक विनोद कुमार ने कुछ सभासदों और नगर पालिका कर्मचारियों का शोषण का आरोप लगाया है। दरअसल विनोद कुमार का आरोप है कि लगभग 1 महीने पहले कुछ सभासदों ने वार्ड नंबर 7 में हो रही गंदगी का वीडियो बनाकर उसे वार्ड नंबर 9 का बताकर, जिसके बाद बोर्ड बैठक में षड्यंत्र के तहत सफाई नायक के पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही सफाई नायक विनोद कुमार ने जाँच करने की मांग की है और पद से हटाए जाने पर नगर पालिका में धरना देने की बात कही है। सफाई नायक का पद है। मेरा वार्ड 5, 4, 9, 8 है और थोड़ा 3, थोड़ा 2 भी है। ये है साहब, मेरा तो क्षेत्र है भी नहीं। जो वार्ड 7 की जो वीडियो बनाई थी उन्होंने, वो मेरे क्षेत्र में है भी नहीं। वो दूसरे हल्के के हवलदार पे, अरविंद पे है। वो उधर की वीडियो बना के 9 में दर्शाई गई है। मेरे साथ साजिश रची गई है। वार्ड नंबर 9 सफाई नायक विनोद कुमार जी हैं और सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से होती है। दोनों समय कर्मचारी वहां पर नियमित रूप से सफाई करते हैं और सुचारू रूप से सफाई की व्यवस्था चल रही है। आरोप क्या है? आरोप जो है वार्ड सभासद लगा रहा है। उसने आके वहां पर कभी वहाँ व्यवस्था तो देखते नहीं है। 15 साल हो गए, हमारी बस्ती में एक चौका तो लगवाया नहीं है। नाले की व्यवस्था, अगर वहाँ से नाला के अगर बन जाए तो पानी की जो व्यवस्था वो सुचारू रूप से निकल जाएगी। अब इसमें कर्मचारी क्या करेगा? और इनके पहले जो है, इन्होंने ये विनोद कुमार जी आए हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने सफाई अच्छी करी है और पहले उसने करी थी, लेकिन पहले सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। इनके सामने से जब से ये आए हैं, जब से इन्होंने सफाई बहुत अच्छी ढंग से करी है। खबर काशीपुर से है, जहां एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोड स्थित लिटिल स्कॉलर स्कूल में एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत स्कूल फंक्शन में पहुंचे, जहां पर छात्र छात्राओं और अतिथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान खचाखच भरा हाल देखने लायक था। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मंचासीन क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, उषा चौधरी, भाजपा नेता दीपक बाली, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम
में बोलते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी है, उनके कंधों पर प्रदेश का भार है, वह कल के भविष्य है। उन्होंने छात्र छात्राओं को टिप्स दिए, वह मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करें। सभी का जो मंतव्य है आया है उस पर शासन पर काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल पट्टी पर नजर है क्या? सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे और कुछ। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ व बद्रीनाथ के बीच जेपी चट्टान थोड़ी दूर यात्रियों की बस रोड से डिवाइडर की तरफ हवा में लटक गई और बस के कारण दोनों तरफ वाहनों से जाम लग गया। जाम लगने की सूचना पर थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत फोर्स व राहत आपदा बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर राजस्थान बस संख्या RJ 06 PA 2142 के अंदर फंसे 28 राजस्थान यात्रियों का रेस्क्यू कर बस से सुरक्षित बाहर निकालकर यात्रियों की जान माल की हिफाजत कर बस को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। खबर लक्सर से है, जहां कस्बे में बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य को लेकर रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्माण कार्य बंद किया गया है तथा अंडरपास का फिर से रोड मैप तैयार कर उसे उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सहमति मिलने पर निर्माण कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि लक्सर कस्बे के लोगों द्वारा पिछले लंबे समय से पुरानी रेलवे फाटक के पास अंडरपास बनाए जाने की मांग लगभग 15 वर्षों से की जा रही है। इसको देखते हुए रेलवे विभाग ने पिछले दिनों बड़ी तेजी से अंडरपास का निर्माण शुरू किया था, लेकिन लगभग एक सप्ताह पहले ही अचानक विभाग ने अंडरपास का निर्माण कार्य बीच में बंद कर दिया। इसकी जानकारी पाकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता व नगर पालिका चेयरमैन व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचकर उन्होंने निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन उस पर रेलवे प्रशासन के अधिकारियों का तर्क था कि अंडरपास के लिए जो गड्ढा खोदा गया है वो निर्माण बाद में कराया जाएगा। रेलवे के बड़े अधिकारी आए हैं, उनका मानना यह है कि अंडरपास नहीं बन पा रहा है वाटर लेवल के कारण। उनका कहना है कि हम आपको फुट ओवरब्रिज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फाटक बंद हुआ था तो रेलवे ने हमसे वादा किया था कि अंडरपास दे रहे हैं। उसको अंडरपास को लेने में हमें 10 साल लग गए, खूब धरने देने पड़े। अब ऐसा ना हो कि हमें मीठी गोली मिल रही हो कि फुट ओवरब्रिज दे देंगे और फिर अगले 10 साल लग जाए, अगली पीढ़ी को ही मिलेगा। ऐसा ना हो। यह काम अगर बदल रहा है, फुट ओवरब्रिज अंडरपास से फुट ओवरब्रिज बदल रहा है, तो ये काम भी अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए इसी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। कि लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं और मौके का उन्होंने मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जो जनहित का होगा उसको निर्माण कराया जाएगा। बात अगली खबर की। जोशीमठ में आई देवी आपदा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। वहीं खबर आ रही कि जल्द ही प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला आए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जाना। सूत्रों के अनुसार केंद्र की टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार लग गई है। इस संबंध में 3 मई को नई दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए।
आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। बता दें कि केंद्र की पीडीएनए टीम ने 4 दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के लिए मदद कर रही है और केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे वहाँ के वाचन जो भी रहे जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है जोशीमठ के लिए। निश्चित रूप से केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। इस बैठक में पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहत पैकेज पर मुहर लग सकती है। वही विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है, यदि होती तो अब तक प्रभावितों तक मदद पहुंचा दी जाती। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा। उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं, जिस प्रकार से आज की तारीख में भी दरारें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, वहाँ की आबादी खतरे की जद में है। राज्य की सरकार गंभीर है नहीं, सबको मालूम है। बैठकों पे बैठ के इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आपदा की शुरुआत हुई, उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रखर रूप से हर मंच में सरकार को की चेतना के लिए, जागरूक करने के लिए इस विषय को उठाया है और उसी के तहत जब ये कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने जानकारी ली। उसके बावजूद आज तक 4 महीने हो गए, जो ये मुआवजा नीति है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई। वहाँ के लोग अब तक असमझ में हैं। लगातार मीटिंगें हो रही है, वहाँ के गांव के लोगों को, वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है। उसके बावजूद अगर अब तक ये नीति नहीं बनी है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। मानिए कि कोई ऐसी भारी विपदा अब तक नहीं आई है। अगर किसी तरीके का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार को जितना समय दिया गया था वो समय में नहीं मिल पाता। मैं चाहूँगा कि आगामी 3 तारीख को जो है जितनी जल्दी हो सके मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना है, किस हिसाब से मिलना है, सही ढंग से उनका विस्थापित होना चाहिए, समय पे उनका विस्थापन होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की निगाहें 3 मई को होने वाली इस बैठक में टिक गई हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभवतः इस बैठक में प्रभावितों के लिए आपदा पैकेज पर भी मुहर लग जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ितों तक सही से सरकारी मदद पहुंच पाएगी? क्या केंद्र उत्तराखंड के लिए 3000 करोड़ के राहत पैकेज पर मुहर लगाएगा? क्या जोशीमठ के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के घरों में आ रही दरारों को भी सरकार भरने का काम करेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।